नमस्कार दोस्त, किस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा, कौन सी ऐसी जानकारी है, हर रोज की तरह आज भी आपके सामने हूं। जो अखबार का चूंकि विश्लेषण करता हूं, खास एंगल या खास पहलुओं के बारे में पता करता हूं, वो भी आपको हर रोज बताता हूं और दरअसल हकीकत क्या है। नमस्कार दोस्तों, रविवार का दिन है, आप शायद छुट्टी मना रहे होंगे, लेकिन मैं आज भी हमेशा की तरह ड्यूटी पर हूं। दिल्ली से छपने वाले अखबारों का बंडल मेरे हाथ में है। किस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा, कोई ख़ास जानकारी जो मेरे पास अतिरिक्त होती है, रिसर्च के जरिए मैं कुछ अतिरिक्त जुटाता हूं, वो भी आपसे शेयर करता हूं। या अखबारों में कोई ऐसी खबर जो किसी खास एंगल से छपी है, या कोई ऐसी खबर जिसमें किसी खास एंगल को छोड़ दिया गया, या खबरों के मायने आपको समझाने की कोशिश करता हूं, खुद भी समझता हूं। तो आज शुरुआत करते हैं दोस्तों। कई खबरें अखबारों में हैं, लेकिन एक जो खबर हर अखबार में है, बहुत प्रमुखता से है। कुछ अखबारों में पहले पन्ने पर, कई कॉलम में, कुछ अखबारों में अंदर, लेकिन है प्रमुखता से। दिल्ली के अखबारों में मैं बात कर रहा हूं। वो है एक पत्रकार, एक वरिष्ठ पत्रकार जो अंग्रेजी के कई अखबारों में काम कर चुके हैं, कई अखबारों में कॉलम लिख रहे थे और करीब करीब 35-40 सालों से पत्रकारिता कर रहे थे। उन्हें चीन की जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हर अखबार में वो खबर है। दिल्ली पुलिस की तरफ से विस्तार से जो जानकारी कल दी गई, स्पेशल सेल की तरफ से, वो जानकारियां अखबारों में है। क्या खबर है और क्या इस पत्रकार पर आरोप है, और उस आरोप के पीछे भी कोई कहानी है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। उसके अलावा मैं बताऊंगा कुछ और खबरें हैं जो आगे हम सिलसिलेवार ढंग से बात करेंगे, अलग अलग अखबारों की अलग अलग खबरों पर। लेकिन सबसे पहले इसी खबर पर शुरू करते हैं। ये खबर हर अखबार में मोटे तौर पर देखें, अगर पहले पन्ने पर छपी है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, यहाँ छपी है कि चीन ने 3 जासूसों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक पत्रकार भी हैं। और अंदर के पन्ने पर विस्तार से टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है कि चाइनीज हैंडलर ने शर्मा, जो राजीव शर्मा ये पत्रकार था या थे या हैं, इन्हें $500 पर आर्टिकल चाइनीज हैंडलर इन्हें ऑफर करता था। हालांकि कुछ जगह $1000 पर आर्टिकल की भी बात है और विस्तार से खबर है। मैं इस खबर के बारे में बताने से पहले सिर्फ कुछ अखबारों की सुर्खियां आपको दिखा देता हूं, क्योंकि हर अखबार में बहुत प्रमुखता से यह खबर छपी है। यहां भी जागरण में पहले पन्ने पर देख रहे हैं, गलवान घाटी डोकलम की सूचनाएं स्वतंत्र पत्रकार ने की लीक। लेकिन जागरण ने एक और जानकारी छापी है कि राजीव शर्मा के संपर्क में आने वाले कई और स्वतंत्र पत्रकार रडार पर। तो क्या ये भी होगा कि राजीव शर्मा के संपर्क में जो स्वतंत्र पत्रकार रहे होंगे, उनसे रिश्तों, उनसे जानकारियों के बारे में भी क्या पूछताछ हो सकती है? इसी तरह से ये हर अखबार में बहुत प्रमुखता से खबर है। द हिंदू से लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया, अमर उजाला, जो भी अखबार उठाएं, ये अमर उजाला है, यहाँ भी ऐसे प्रमुखता से खबर छपी है। जासूसी कांड, पत्रकार के साथ ही चीनी महिला और नेपाली युवक के साथ गिरफ्तार। आप हेडलाइन देख पा रहे हैं हर अखबार में, इसलिए अब मैं हेडलाइन दिखाने की बजाय सीधे खबर पर आता हूं। इस खबर में यह है जो अखबारों में है, उसके मुताबिक राजीव शर्मा 1982 से पत्रकारिता कर रहे थे, कई अखबारों में लिखते थे, कई न्यूज एजेंसियों में काम कर चुके थे, PIB कार्ड है इनके पास, मंत्रालय और मंत्रालय के अधिकारियों से मिलना जुलना होता था। एक जानकारी ये है जो दिल्ली पुलिस ने दी है कि 2010 से 2014 के बीच चीन का जो ग्लोबल टाइम्स है, जो सरकार के लिए प्रोपेगेंडा करने वाला अखबार है, और भारत के खिलाफ उस अखबार में लगातार लिखा जाता है, और आज भी अगर उस अखबार में कुछ लिखा जाता है भारत के खिलाफ, चाहे कूटनीतिक मुद्दे पर, चाहे सामरिक मुद्दे पर, चाहे भारत से रिश्तों को लेकर, माना जाता है कि सरकार का नज़रिया है, उस अखबार के लिए कॉलम लिखते थे। और उसके बाद कई बार चीन जा चुके हैं। चीन का कोई माइकल नाम का कोई एजेंट है जिसने इनसे संपर्क किया था, और चीन पहुंचने पर माइकल ने राजीव को बुलाने की असली वजह बताई और मोटी रकम का लालच देकर इन्हें अपने ट्रैप में लिया, और उसके बाद ये चीन को खबरें माइकल के जरिए पहुंचाने लगे जो चीन को चाहिए था। ये आरोप है स्पेशल सेल का, दिल्ली पुलिस ने इन पर आरोप लगाया है। और इसमें कहा गया है कि लैपटॉप और मोबाइल से खुलेंगे देश के खिलाफ साजिश के राज। उनके लैपटॉप और मोबाइल को पुलिस ने जब्त किया है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट उसकी जांच कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि चीनी खुफिया एजेंसियों को क्या जानकारियां साझा की गई। खास बात सिर्फ ये है कि चीनी महिला क्विंग शी नाम की एक महिला और एक नेपाली शेर सिंह भी पकड़ा गया, और उसके भी मोबाइल और लैपटॉप और टैब सब चीज़ें जब्त की गई है, क्योंकि इनसे इनके रिश्ते, इनके कनेक्शन का खुलासा हो रहा है। वो चीनी महिला भारत में 2013 में पढ़ने के लिए आई, जामिया के
एक कोर्स में दाखिला लिया, फिर भारत में रुकी, चीन आती जाती रही, इस तरह से जानकारी उसके बारे में है। और उसके बाद वो एक कंपनी, चीन के कुछ लोगों ने फर्जी कंपनी यहाँ बनाई और उस फर्जी कंपनी के ये चेहरे थे, नाम भी बदल के काम कर रही थी महिला, उसके साथ कोई नेपाली थी, उसके भी पहचान को लेकर कई सवाल हैं और चीन से रिश्तों को लेकर है। अब कहा जा रहा है कि राजीव शर्मा को चीन टास्क देता था कि सेना की मूवमेंट की जानकारी इंडो चीन बॉर्डर पर चल रहे तनाव के दौरान भी दें, पहले भी देते थे। एक खबर मैं देख रहा हूं टाइम्स ऑफ इंडिया में और बाकी जगह भी होगा, सब दिल्ली पुलिस के हवाले से ही खबर है। उस खबर में है कि उन्हें ये जिम्मेदारी 2016 से 18 के बीच दी गई थी कि भूटान, सिक्किम, डोकलाम इलाके में जो भारतीय डिप्लॉयमेंट है उसके बारे में जानकारी दें, और जानकारी दे रहे थे। और वो हर अखबार ने छापा है कि इसके बदले उन्हें मोटी रकम मिल रही थी और 1.5 से 2 साल में करीब 40 से 45 लाख रुपए मिले। ये हर अखबार में खबर इसी तरह से पहले पन्ने पर जो छापी हुई है। और चीन से जो चीनी ये महिला है उससे उनके रिश्तों को लेकर ये कहा गया। अब सवाल ये उठता है कि जांच तो चल रही है और उसके बाद ये भी कि ये सालों से ये कर रहे थे और संपर्क इनका चीन के जासूस, कथित तौर पर उसका नाम जॉर्ज है, उसके संपर्क में ये आए 2019 में और उसके बाद एक मीडिया हाउस के प्रबंधक से मिलाया, फिर सूचना के बदले $500 देने की बात हुई, फिर 10 किस्तों में इनके पास 10 किस्तों में 30 लाख आए, फिर 40 से 45 लाख किंग शी और शेर सिंह ने राजीव को दिए। इस तरह से हवाला के जरिए चीन से ये राशि आती थी और बदले में आईबी सहित कई सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही है कि बदले में ये क्या क्या सूचनाएं देते थे। अब इसमें जागरण ने खबर छापी है कि किंग शी ने जो टूर एंड ट्रैवल कंपनी अपने नाम से पंजीकृत कराई थी, उसके माध्यम से राजीव विदेश में टूर पर जाते थे और उसका पूरा खर्चा वही चीनी जासूस जॉर्ज उठाता था। मलेशिया, थाईलैंड, मालदीव, चीन समेत कई देशों में ये घूमने जा चुके हैं और अब घूमने जाना, उसका खर्च उठाना, बदले में जानकारी और सूचनाएं देना, ये सारे आरोप दिल्ली पुलिस की तरफ से लगे हैं। लेकिन एक खबर जो है कि उनके संपर्क में कौन कौन से पत्रकार थे, किन से रिश्ते थे और किस तरह की क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन या डिफेंस की सूचनाएं राजीव शर्मा देते थे, ये इसकी जांच हो रही है। अखबारों में खबर है। एक खबर जो यहाँ के अखबार में उस तरह से नहीं है, यहाँ के मतलब दिल्ली के अखबार में तमाम विस्तार से खबरों के बीच, वो खबर है इनके सत्ता में जो आज कुछ लोग हैं उनसे करीबी रिश्ते। उस खबर पर आता हूँ। उससे पहले अब जैसे नवोदय ने छापा है, चीन के लिए एक सूचना के पत्रकार को मिलते थे $1000, तो 1000 से $500 कहा जा रहा है इन्हें मिलते थे। लेकिन ये किस तरह की सूचना देते थे इस पर अभी जानकारी आनी बाकी है और पुलिस जांच कर रही है। कई दिन पहले इन्हें पकड़ा गया, अब इनसे जांच में, पूछताछ में जो जानकारी मिलेगी वो पता चलेगा। अब द हिंदू ने भी छापा है और द टेलीग्राफ ने छापा है, लेकिन मैं टेलीग्राफ पे आता हूँ। उसके बाद एक दो जर्नलिस्ट ने ट्वीट भी किया है। टेलीग्राफ ने छापा, ये टेलीग्राफ की हेडलाइन है, चाइना स्पाई रिंग एंड ए ट्रस्टेड पास्ट। और उसमें छापा है टेलीग्राफ ने कि ये जो राजीव शर्मा हैं, इनके रिश्ते विवेकानंद फाउंडेशन से रहे हैं और विवेकानंद फाउंडेशन राइट विंग थिंक टैंक है और विवेकानंद फाउंडेशन के फाउंडर डायरेक्टर NSA अजीत डोभाल रहे हैं और बहुत क्लोजली उन्होंने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के साथ काम किया है और राजीव शर्मा के रिश्ते विवेकानंद फाउंडेशन से रहे हैं, यही टेलीग्राफ कह रहा है। ये एक पैराग्राफ हिंदू की खबर में भी इसका जिक्र है। अब सवाल उठता है कि जो टेलीग्राफ की हेडिंग है वो बता रही है कि इनका पास्ट ट्रस्टेड था, मतलब सत्ता में बैठे लोग, चाहे अजीत डोभाल से रिश्ते हों, चाहे विवेकानंद फाउंडेशन से इनका रिश्ता हो, और आज इनकी गिरफ्तारी को लेकर प्रेस क्लब और कुछ संस्थान जो ऐसे पत्रकारों के संस्थान हैं उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं। इस बीच मैं एक ट्वीट का जिक्र करूंगा। द हिंदू की रिपोर्टर है विजेता सिंह, उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि राजीव शर्मा जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में पकड़े गए OSA के तहत, इन्होंने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन फाउंडेड बाय NSA अजीत डोभाल उनके लिए काम किया, लेकिन जो वेब पेज है, जो इनके काम से जुड़ा वेब पेज है, वो अब हटा दिया गया है फाउंडेशन की वेबसाइट से। और उसके बाद उन्होंने एक लिंक
शेयर किया विजेता सिंह ने, जहां वो डिलीटेड सा आ रहा है, जो इनकी रिपोर्ट या इनकी जो जानकारियां वहां छपती होगी। अब सवाल उठता है कि पूरा मामला क्या है। अभी तक देखें पुलिस के हवाले से, उससे लगता है पुलिस ने पुख्ता सबूत देने की कोशिश की है। ट्रांजैक्शन, चीन के कुछ लोगों से इनके संपर्क, चीनी महिला की गिरफ्तारी, एक तरह से कहें तो संदिग्ध तौर पर 40 लाख रुपए 1.5 से पौने 2 साल में इनके खाते में आना, 1000 रुपये एक सूचना, एक आर्टिकल के देना, एक जानकारी के देना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें संदिग्ध है। लेकिन साथ में है कि 4 दशक से पत्रकारिता कर रहे थे, कई बड़े संस्थानों में रह चुके थे, कई जो मशहूर प्रतिष्ठित वेबसाइट्स हैं उसके लिए कॉलम लिख रहे थे, जिसमें द क्विंट भी शामिल है, द ट्रिब्यून से लेकर यूएनआई से लेकर बहुत सारे संस्थानों से इनके रिश्ते रहे। अब सवाल उठता है उन तमाम रिश्तों के बाद क्या वो चीन के लिए जासूसी कर रहे थे, और क्या जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन दे रहे थे उसके पीछे जासूसी मतलब था या क्या था, और क्या वो उसके पीछे जो लेन देन का काम हो रहा था वो उस किस स्तर पर था, इसके भी जांच होगी और जांच से पता चलेगा। फिलहाल ये है कि पूरी तरह से मामला पुलिस के आरोपों के मद्देनजर देखें तो संदिग्ध जरूर लगता है, क्योंकि इसमें एक बड़ा सवाल है 40 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन का। तो अब इसके बारे में जांच होगी, और पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई पत्रकार, जो पत्रकार डिफेंस का एक्सपर्ट रहा, एमईए का एक्सपर्ट रहा, जिसके बारे में कहा जाता है कि उनकी पैठ सत्ता में, सरकार में, मंत्रालय में, आईबी में, खास तौर से आईबी में कहा जाता है उनकी बहुत अच्छी पैठ रही है, कई आईबी के फॉर्मर डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर से उनके अच्छे रिश्ते रहे, एमईए में, विदेश मंत्रालय में, और चीन को लेकर वो बहुत कुछ लिखते रहे कॉलम। हाल के दिनों में भी ग्लोबल टाइम्स में लिखा है उन्होंने। तो वो सारे क्या लिखा नहीं लिखा वो भी आज अखबारों में छपा है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि इस जांच के दायरे में अगर ये कहा जा रहा है कुछ स्वतंत्र पत्रकार तो क्या आते हैं, और क्या इसका मकसद जासूसी का था, तो किस तरह की सूचनाएं देते थे, क्योंकि गोपनीय दस्तावेजों की जानकारी लीक करने के इन पर आरोप हैं। और सबसे बड़ा आरोप यही है कि 40 लाख रुपए इनके अकाउंट में आए, और वो जो लड़की एक चाइनीज पकड़ी गई है उसके बारे में भी है कि ये लड़की अपना स्टूडेंट वीज़ा के लिए आई थी, बाद में बिजनेस वीज़ा में अपने वीज़ा को बदलवा दिया, और दवा कंपनी के माध्यम से भारत से दवाइयाँ चीन भेजते थे, बदले में चीन से हवाला के जरिए मोटी रकम आती थी। एक कंपनी, दवा कंपनी इन लोगों ने खोल दी थी, और उसके बाद उसकी आड़ में ये लोग इस तरह से खुराफात करते थे। तो ये अब देखना है। और ये लड़की, सबसे बड़ी बात, एक चीनी दंपत्ति चांग लिया ली, जिसका नाम कहा जा रहा है कि उषा, उसने नाम बदला था, और एक दूसरा थैंक जैक, उसने सूरज नाम रख लिया था। कई साल पहले भारत आए थे उषा और सूरज ने, महिपालपुर में एक दवा कंपनी खोली, और गिरफ्तार की गई जो किंगशी लड़की है वो उन्हीं की रिश्तेदार है, और जो दिल्ली आई थी। तो इस तरह की बहुत सारी जानकारियां हैं। अब ये देखना है कि इन जानकारियों की तह में आने वाले समय में क्या पता चलता है। लेकिन फिलहाल एक पत्रकार पर गंभीर और संगीन आरोप लगे हैं। प्राथमिक तौर पर अगर देखें तो लगेगा कुछ गड़बड़ी है। अब बाकी चीजें जांच से पता चलेगी कि क्या होता है, और अदालती कार्रवाई में दलीलों और उसमें पता चलेगा। लेकिन हम फिलहाल इंतजार करते हैं। मामला संदिग्ध जरूर है। उसके बाद जो दोस्तों कल मैंने बात की थी कि चीन किस तरह से भारत को पेट्रोलिंग करने से रोक रहा है, और पेट्रोलिंग करने से रोक रहा है, और उसके बाद किस तरह से सरकार की तरफ से संसद में 2 बार, लोकसभा और राज्यसभा में, राजनाथ सिंह ने पूरी जानकारी नहीं दी। जो कहा इशारों में, कुछ बिटवीन द लाइंस जिसको कहते हैं, वो जरूर था, लेकिन क्या स्थिति है वो जानकारी नहीं दी। कल द हिंदू ने छापा था, विजेता सिंह की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट का जिक्र मैंने किया था कल के वीडियो में विस्तार से, और उसके पहले परसों की हेडलाइन के साथ। आज देखिए क्या हुआ है। आज देखिए इंडियन एक्सप्रेस ने फिर छापा है, टॉप लीड है इंडियन एक्सप्रेस का। इस खबर में एक्सप्रेस ने छापा है, मंथ बिफोर स्टैंड ऑफ चाइना ब्लॉक्ड 5 पेट्रोल पॉइंट्स इन डेप्सोंग। जो ये स्टैंड ऑफ, फेस ऑफ है, उसके पहले ही चीन ने 5 ऐसे पेट्रोल पॉइंट थे डेप्सोंग इलाके में, उसको ब्लॉक कर दिया था पेट्रोलिंग करने से। ये एक्सप्रेस ने विस्तार से एक खबर छापी है, और इसी से अंदाजा लगाइए कि चीन वहां किस तरह से साजिशें रच रहा है, और बहुत पहले से पूरी तैयारी के साथ रच रहा है।
कल विस्तार से हिंदू ने छापा, आज उसी को हेडलाइन भास्कर ने बनाया। तो ये भास्कर ने जो छापा है, अब मैं जिक्र कर रहा था, जैसे देखिए कल जो हिंदू ने लीड छापा, ठीक है, जिसमें था कि 10 पेट्रोलिंग पॉइंट जहां चीन भारत को पेट्रोलिंग नहीं करने दे रहा है, और हिंदू ने, राजनाथ सिंह ने जो संसद में नहीं बताया वही छापकर द हिंदू ने बताया था। आज वही खबर भास्कर ने छापी। भास्कर की लीड है, चीन ने हमारे 15 गश्ती पॉइंट रोके। कल हिंदू ने 10 छापा था, भास्कर ने आज 15 छापा है कि 15 गश्ती पॉइंट, पेट्रोलिंग पॉइंट जहां चीन ने रोका है। ये लीड खबर है मुकेश कौशिक की। इसमें खबर यही जानकारी दी गई है कि चीन के साथ 48 घंटे में कोर कमांडर स्तर की बैठक में इस पर बातचीत होगी। कमांडर बैठक में भारत कहेगा कि पीछे हटो, और उसके बाद भारत का एजेंडा अप्रैल से पहले वाली स्थिति बहाल करनी होगी। और उसके बाद इन्होंने जानकारी दी है कि चीनी सेना ने डेप्सोंग, पेंगोंग सो और किस किस इलाके में कहां कहां गश्ती करने से भारत को रोका है। तो ये तो साफ स्थिति है कि गश्ती चीन नहीं करने दे रहा है कई इलाकों में। लेकिन ये खबर हिंदू के बाद की खबर है। सबसे पहले ये हिंदू ने छापी, एक्सप्रेस ने भी आज छापी है, और एक्सप्रेस ने थोड़े बैकग्राउंड के साथ छापी है, और इन्होंने 10 को 15 गश्ती पॉइंट करके छापा है। लेकिन अब जैसे इस खबर में क्या है, एक लाइन लिखा हुआ है, देखिए समझिए इसको। भास्कर सूत्रों ने बताया कि एजेंडे के मुताबिक चीन को 2 टूक कहा जाएगा कि शांति के रास्ते पर आगे तभी बढ़ेंगे जब चीन उन सभी गश्ती पॉइंट से हटे जो अप्रैल तक हमारे लिए खुले थे। इसमें कौन सी सूत्र की बात है और इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है? ये तो पता है, ये भारत सरकार का स्टेटेड पोजीशन है। ये पता है 4 महीने से भारत सरकार के कमांडर लेवल की हर बैठक में, मंत्री लेवल की हर बैठक में, मॉस्को की बैठक में, हर जगह यही तो बात हो रही है कि चीन हटे पहले उन इलाकों से जहां आगे बढ़कर आया। लेकिन यहाँ सूत्रों के हिसाब से इनको जानकारी मिली है, और उसके अलावा भास्कर में कुछ विस्तार से जानकारी, हालांकि कल जितनी हिंदू में थी उससे कम है। सिर्फ हिंदू में 10 पॉइंट था, यहाँ 15 पॉइंट छापा है। तो एक ये खबर है चीन को लेकर। एक खबर जो सारे अखबारों में वो भी प्रमुखता से छपी है कि कैसे अलकायदा से जुड़े 9 आतंकी दिल्ली में बड़ी साजिश के इरादे से आए थे, और वो सब पकड़े गए। हर अखबार की पहली हेडलाइन है, ये नवोदय टाइम्स है, ये जागरण है, हर अखबार में मोटे तौर पर वो खबर है। द हिंदू की खबर है, 9 सस्पेक्टेड अलकायदा ऑपरेटिव्स हेल्ड, ये द हिंदू की खबर है। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी देखेंगे, हर अखबार में ये प्रमुखता से ये खबर छपी है। अब इस खबर में है क्या वो मैं बताता हूँ आपको, हालांकि आपको पता होगी इसलिए मैं बहुत विस्तार से नहीं बात करूँगा। ये दैनिक हिंदुस्तान में है, आतंक का जासूसी का भंडाफोड़। आतंक मतलब अलकायदा वाला, और दूसरा जासूसी मतलब पत्रकार जो जासूसी काम कर रहे थे चीन के लिए, जिसका मैंने जिक्र किया। ये सब अखबार में है कि अलकायदा के 9 आतंकी कैसे दिल्ली उनके निशाने पर थी, और किस तरह से ये आतंकियों का जाल था। दहशतगर्द बंगाल और केरला से गिरफ्तार किए गए 200 आतंकी होने का यूएन ने दावा किया था, और यूएस की रिपोर्ट में आगाह किया था कि भारत में अलकायदा हमला कर सकता है। और उसके बाद भारत में पूरी मुस्तैदी से एनआईए ने पाकिस्तान प्रायोजित अलकायदा मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया और 9 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। ये एर्नाकुलम से लेकर बंगाल तक से इनकी गिरफ्तारी हुई है, और बहुत तमाम तरह के सबूत मिले हैं जिससे लगता है कि इनके इरादे खतरनाक थे और दिल्ली को दहलाने वाले थे। बंगाल के मुर्शिदाबाद से 6 इसमें आतंकी पकड़े गए। ये हर अखबार में खबर है। एक खबर जो द हिंदू ने छापी है, ये खबर जो लोग काला हांडी नहीं जानते हैं, या काला हांडी का अतीत नहीं जानते हैं, या जिन्होंने 20, 30, 35 साल पहले काला हांडी की क्या त्रासद तस्वीर थी उस दौर के बारे में नहीं सुना देखा है, उनके लिए ज़रूरी है कि आज भी काला हांडी में क्या हो रहा है वो जानिए। द हिंदू की खबर है, पहले पन्ने पर छपी है, ये यहाँ बॉक्स है। इस खबर में क्या है? इट्स माइल्स टू गो फॉर ए सेफर चाइल्ड बर्थ इन उड़ीसा काला हांडी। अब जरा सोचिए क्या खबर है। आज की तारीख में जब हम मंगल पर जाने की बात कर रहे हैं, मंगलयान रवाना कर रहे हैं, आज की तारीख में जब दुनिया कहां से कहां जा रही है, स्पेस की बात कर रहे हैं, चंद्रयान से लेकर मंगलयान की, आज की तारीख में जब हम विश्व गुरु बन रहे हैं, आज की तारीख में जब भारत को हम सर्वशक्तिमान बनाने की दिशा में बहुत सारे फैसले, दावे और ऐलान करते हैं, उस दौर में भी देश में एक सूबा और उस सूबे के कुछ इलाके ऐसे हैं
जहां की त्रासद तस्वीर आपको जानना चाहिए, और इसके लिए हर सरकारें जिम्मेदार हैं, चाहे मोदी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे नरसिंह राव हो, चाहे नवीन पटनायक हो। हर दौर में सरकारों ने कुछ काम ऐसे अधूरे छोड़े हैं जिसका नतीजा है कालाहांडी का ये इलाका। ये खबर क्या है मैं बताता हूं, आप भी सुन लीजिए। हिंदू में छपा है, छोटा सा मैंने एक पैराग्राफ सिर्फ आपको बताता हूं। जो ये खबर है उसके मुताबिक सुनिए जरा, समझिए क्या त्रासद स्थिति है। बच्चे को जन्म देने के लिए एक गर्भवती महिला को एक गर्भवती महिला, कोई गर्भवती महिला, मतलब कहने का मतलब ये है, मैंने हिंदी में अनुवाद किया, 2 पहाड़ियां पार करती है, फिर एक बोट से नदी पार करती है, 4 किलोमीटर की नदी पार करती है, फिर 30 किलोमीटर कच्ची पक्की सड़क पर ऑटो रिक्शा से सवारी करती है। समझिए, हिचकोले खाने वाली सड़क पर ऑटो रिक्शा से सवारी करके तब हॉस्पिटल पहुंचती है बच्चे को जन्म देने के लिए। समझिए क्या त्रासद स्थिति है। एक महिला, गर्भवती महिला, एक बच्चे को जन्म देने के लिए अगर अस्पताल पहुंचती है, कालाहांडी के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां ऐसा सफ़र तय करके उसके बाद अस्पताल पहुंचती है, बच्चे को जन्म देती है, और उसके बाद फिर नवजात बच्चे को लेकर इसी तरह से हिचकोले खाते हुए, कच्ची पक्की सड़क से चलते हुए, नदी पार करते हुए, 2 पहाड़ियां पार करते हुए अपने गांव पहुंचती है आज के दौर में। ये द हिंदू की खबर है। और उसके बाद इसी में जानकारी है कि ये 35 किलोमीटर का सफ़र इन गांवों की महिलाओं को पार करना पड़ता है, और ऐसी बहुत सी ऐसे गांव हैं, 16 ऐसे आदिवासी गांव हैं। एक पंचायत है, पंचायत का नाम मुझे थोड़ा सा इसमें समझने में दिक्कत हो रही है, चूँकि मैं उसको गूगल पर उस पंचायत को तलाश रहा था लेकिन मुझे अभी दिखा नहीं। खैर, तो ये पंचायत है जिसमें 15 गांव हैं और 16 गांव हैं आदिवासी गांव, और हर गांव की यही त्रासद स्थिति है। कालाहांडी की कहानी क्या है? कालाहांडी में 150 साल 200 साल से कालाहांडी में भूखमरी, मौतों की कहानी, आदिवासियों की त्रासद स्थिति में रहने की कहानी, जिसमें कई बार यकीन नहीं होगा कि इंसान भी ऐसे रहते और बसते हैं और ऐसे जीते हैं। ऐसी कहानियां हमने बहुत पढ़ी। आज मैं बीबीसी की एक कतरन क्लिपिंग छोटी सी लगा रहा हूं, कालाहांडी काठ की हांडी, और उसके बाद कुछ तस्वीरें बीबीसी ने छापी है कि कैसे कालाहांडी में आदिवासियों को खाने को कुछ नहीं मिलता तो इमली का पानी पीकर सो जाते हैं। ऐसी त्रासद स्थिति कालाहांडी की है, और ये भवानीपटना जिला मुख्यालय से 120 किलोमीटर दूर एक इलाका है। उस गांव की त्रासद स्थिति के बारे में बीबीसी की रिपोर्ट है। हालांकि रिपोर्ट 4-5 साल पहले की है, लेकिन वहां तमाम मंत्री, प्रधानमंत्री कालाहांडी पर बात करते रहे दशकों से। और उसके बाद गाँव की तस्वीर है और अंदर फिर विस्तार से खबर है। फिलहाल बताने का आशय ये था कि सरकारें आदिवासी, गरीब और दूर सुदूर के इलाकों में अभी भी सरकार का सिस्टम, सरकारी मशीनरी नहीं पहुंच पाई है, उसका ही सबूत और तस्दीक करता है ये हिंदू की ये खबर। तो ये खबर है। उसके बाद एक खबर और है दोस्तों जो अखबार में नहीं दिखी, लेकिन मैं चाहता हूँ संक्षिप्त थोड़ी बात कर दूँ उस पर। वो है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 3-4 दिन पहले से वहाँ के अखबारों में छिटपुट खबर छप रही है वेबसाइट्स पर कि वहाँ फसल बीमा किसानों को दिया गया है, और बहुत धूम धड़ाके के साथ 1 क्लिक फसल बीमा देने का ऐलान किया शिवराज सिंह चौहान ने, जो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जो खबरें आ रही, जो अखबार में दिल्ली में मुझे नहीं दिखी, अभी भी मैं देख रहा था किसी अखबार में मिलती है क्या, लेकिन मुझे खबर नहीं दिखी। वो खबर ये है कि शिवराज ने 1 क्लिक पर पिछले साल का फसल बीमा दिया, लेकिन फसल बीमा जो वेबसाइट्स पर मैं देख रहा था कि खंडवा के किसानों को फसल बीमा की कुछ जानकारी देख रहा था, पता चला कि 4 रुपया, 6 रुपया, 10 रुपया सिंगल डिजिट में फसल बीमा किसानों को मिला है। और जिनके 60,000 के नुकसान हुए किसान के, किसी किसान का बयान देख रहा था, उसे मिले 2,217 रुपये, किसी को मिले 5 रुपये, किसी को 10 रुपये। खंडवा का एक किसान है जिसे 4 रुपया मिला और उसके परिवार में 7 लोग काम करते हैं। बैतूल में बहुत से किसानों के खाते में 100 रुपये, 50 रुपये से कम गए हैं। गोधना के किसान के खाते में 1 रुपया गया है। सोच लीजिए, 1 रुपया फसल बीमा, जो प्रधानमंत्री की बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसका ऐलान मध्य प्रदेश से, सीहोर से ही किया गया था 2016 में प्रधानमंत्री की तरफ से। भिंड के इलाकों से भी ऐसी शिकायतें आई है। पिछले साल भी ऐसा हुआ था, इस बार भी ऐसा हुआ है। लेकिन अभी जो शिकायत आ रही है, पिछले साल के फसल के नुकसान के बदले भिंड के किसानों को 204 रुपये मिले हैं, 200 मिले हैं, 180 मिले हैं, 186 मिले हैं। 2019 में जिले के 19,053
19,053 किसानों की फसल के लिए बीमा कंपनी ने 1,80,74,000 का प्रीमियम पाया और बीमा कंपनी ने सिर्फ 31 लाख की राशि का भुगतान किया। तो ऐसी खबर यहाँ के अखबारों में नहीं छप रही। मैं कोशिश करूंगा अलग से वीडियो बनाऊं, लेकिन किसान प्रीमियम देते हैं, हालांकि इसमें राज्य और केंद्र की सब्सिडी है बहुत बड़े अनुपात में, लेकिन फिर भी किसानों को 2 रुपया, 4 रुपया, 20 रुपया मिल रहा है और सरकार इस योजना को इस तरह से प्रचारित करती है, तो ये बहुत हैरानी करने वाली भी बात है और सरकारी सिस्टम की क्या कहें असंवेदनशीलता की भी बात है। लेकिन ये खबर यहाँ के अखबार में नहीं छपी, मुझे दिखी वेबसाइट पर, इसलिए मैंने बता दिया। एक भास्कर ने लीड छापा है आज के अखबार में, देश में 21,000 वीआईपी लोगों की सुरक्षा में 57,000 जवान, और इसमें खबर छापा है कि कैसे देश में वीवीआईपी की सुरक्षा होती है। और ताज़ा क्या कहते हैं, नई नवेली वीवीआईपी कंगना रनावत हैं, जिनके आसपास कैसे Y+ उनको सिक्योरिटी मिली है, तो किस तरह से पैरामिलिट्री फोर्स के सीआरपीएफ के जवान उनके चारों तरफ घेरा बनाकर चल रहे हैं, और कैसे वीआईपी सुरक्षा चिंताजनक है आम लोगों के लिए। और उसके बाद जो आम लोग हैं उन पर जो सुरक्षा या उनकी क्या कहें लॉ एंड ऑर्डर के लिए या उनकी सुरक्षा के लिए जवानों की तैनाती है, वहां अनुपात बहुत कम है। देश के 21,000 वीआईपी लोगों की सुरक्षा में 57,000 जवान तैनात हैं। और उसके बाद ये जानकारी, हालांकि इसमें लगता है मुझे ज़्यादातर ये पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं। तो ये खबर है प्रति व्यक्ति कितना खर्च होता है Z+ में। और ये वो एक खबर इसमें भास्कर में है कि जिस डीजीपी के खौफ खाते थे आतंकी गैंगस्टर, अब उन पर कत्ल का आरोप। ये वही वीडियो है, वही खबर है जिसका वीडियो मैंने मेरे ख्याल से 5 दिन पहले बनाया है, सुमेध सिंह सैनी। मौका मिले तो उस वीडियो को देखिएगा कि पंजाब के डीजीपी रह चुके शख्स जिन्हें Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, किस तरह से एक पुराने मामले की फाइल जब खुली और उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला, जमानत नहीं हुई, तब वो कैसे एब्सकॉन्ड किया था उन्होंने, फरार थे, अंडरग्राउंड थे, और फिर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली है। उनके बारे में भास्कर ने ये खबर छापा है। तो एक ये खबर है। उसके बाद एक खबर है जो अगर ऐसे देखें तो मेरे हिसाब से वो ज़रूरी खबर है। अखबारों ने पहले पन्ने पर, कुछ अखबार ने खबर छापी है कि 300 से कम कर्मचारियों वाली फर्म के लिए आसान होगी भर्ती और छंटनी। ये केंद्र सरकार का नया प्रावधान है जो केंद्र सरकार लागू करने जा रही है। इस संबंध में श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने विपक्ष के भारी विरोध के बीच इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 को लोकसभा में पेश किया। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बिल तो पेश हो गया, पास भी हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, कहा जा रहा है कि जो इंडस्ट्रियल कंपनियां हैं उनको कर्मचारियों की भर्ती या छंटनी से पहले अगर वहां 300 से कम का स्ट्रेंथ है तो सरकार से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं होगी, जो पहले 100 थी कि 100 से कम कर्मचारियों वाली कंपनी ऐसा कर सकती है। लेकिन अब उनकी संख्या, उनका लिमिट कहें तो 300 किया गया है। ये बड़ी खबर है, कुछ अखबारों ने पहले पन्ने पर छापी है, कुछ अखबारों ने नहीं छापी है, लेकिन खबर के साथ सरकार से सवाल और सरकार को सचेत करने के लिए मुझे लगता है ऐसे में एक स्वर और सुर की ज़रूरत होती है। वो ज़्यादातर अखबार में मिसिंग है, सिर्फ एक एक्सप्रेस ने उस तरह से छापा है। पहला पन्ना है, Firms with up to 300 workers can hire and fire without government not bill in लोक सभा। और उसके बाद कुछ एक्सपर्ट के कमेंट भी हैं कि ये करके सरकार एक तरह से दरवाज़ा खोल रही है ऐसी औद्योगिक इकाइयों के लिए कि आप जब चाहे जैसे चाहें आप लोगों को निकाल सकते हैं, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट ऐसे लोगों को निकाल सकते हैं। इसमें यह भी है कि जो इंडस्ट्रियल establishment है, the IR code also proposes that no person employed in an industrial establishment shall go on strike without a 60-day notice and during the pendency of proceedings before a tribunal or national industrial tribunal। तो ये अब हड़ताल के अधिकार भी छिनेंगे और उसके बाद नौकरी भर्ती और उसमें सरकार जो प्रावधान करने जा रही है उससे कर्मचारियों के नुकसान और उनके लिए औद्योगिक घराने या इंडस्ट्रियल जो इकाइयां हैं उनके फ़ायदे इसमें दिख रहे हैं। ये एक खबर है। उसके बाद
मैंने भास्कर में ही अंतिम पन्ने में खबर देखी, थोड़ी चौंकाने वाली है। जो चौंकाने वाले की ऐसी खबर होती है, लेकिन हाँ तकलीफ देह है। ऐसी चीज़ें देश में आज हो रही है, जैसे काला हांडी का जिक्र किया उसी तरह से है। ये भास्कर में अंतिम पन्ने पर है, झारखंड इलाके की खबर है। बरही इलाका है, कार का भाड़ा नहीं दे पाया तो 7 साल के बेटे को गिरवी रख दिया। ये भास्कर ने यहाँ खबर छापी है। अब जरा सोचिए कि त्रासद स्थिति क्या है कि कोलकाता से लौटा एक मजदूर, पिता कार का भाड़ा नहीं दे पाया तो 7 साल के बेटे को कार मालिक के पास गिरवी रख दिया, इस शर्त पर कि सूद समेत भाड़ा चुकाने पर बेटे को ले जाएगा। हालांकि एक एनजीओ को सूचना मिली तो बच्चे को छुड़ा लिया गया। पुलिस ने के सामने दोनों पक्षों ने गलती मानी। 5 दिन बाद पुलिस ने बच्चे को मां के हवाले किया। अब एक तो गरीब का सोचिए कि वो कितना गरीब है कि बच्चे को गिरवी रख दिया, और उसके बाद एक दूसरा कार मालिक है जिसने बच्चे को गिरवी रख लिया। पिता ने कहा पैसे नहीं थे इसलिए बेटे को गिरवी रखा। तो ये खबर है, तकलीफ दे। उसके बाद संसद का सत्र अब जल्दी खत्म होगा। उसकी वजह आपको पता होगी, क्योंकि कोरोना के खतरे से संसद भी जूझ रहा है। नितिन गडकरी मंत्री हैं, उन्हें कोरोना पॉजिटिव हुआ है। 30 सांसद, शुरू में ही जानकारी मिली थी कि संसद सत्र शुरू होने से पहले 30 सांसद और करीब 50 संसद के कर्मचारी, जो अब कहा जा रहा है 70 भी हो सकते हैं, वो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले पन्ने की यही लीड है, हिंदुस्तान टाइम्स के पहले पन्ने की यही लीड है। कोविड क्लाउड में एंड सेशन बाय वेंसडे, यही टाइम्स ऑफ इंडिया है, यही बाकी अखबारों में भी है कि कैसे संसद के सत्र को छोटा करने की मजबूरी हो गई है कोरोना के खतरे के मद्देनज़र। ये कई अखबारों की खबर है, और उसमें वही है कि 30 MP पॉजिटिव पाए गए हैं, और जिसमें मिनिस्टर नितिन गडकरी, प्रहलाद पटेल हैं। उन्होंने ये सत्र अटेंड भी किया था, इसलिए चिंता भी है कि वो सत्र में गए थे, कहीं कोई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की स्थिति तो नहीं होगी, किसी के कांटेक्ट में तो नहीं आए होंगे। ये सब स्थितियां हैं, उसमें संसद का सत्र कट ऑफ किया जा रहा है। तो ये खबर है। किसान विधेयक को लेकर, बिल को लेकर, कानून को लेकर हंगामा, विरोध जारी है, वो हर अखबार में खबर है। और उसके बाद मैं एक बार देख लूँ, मुझे लगता है संडे है तो उस तरह से खबरें बहुत कम भी होती हैं। हफ्ते भर में 31,000 शिक्षक भर्ती करें, योगी आदित्यनाथ ने कहा है। प्राथमिक विद्यालयों में 31,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया 1 हफ्ते में पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं। ये एक अच्छी चीज़ है कि जिस ढंग से युवाओं ने विरोध किया उसका फ़र्क पड़ा है। एक दैनिक हिंदुस्तान लगातार जो ऐसे MSME हैं या अलग अलग सेक्टर हैं उसमें जो मुश्किल परेशानियां उस पर खबरें छापता है। आज भी दैनिक हिंदुस्तान ने छापा है यहाँ के अंदर के पन्ने पर कि कैसे रंगाई उद्योग में 80% तक गिरावट आई है, 80% तक। और इसमें डाइंग जो होती है, रंगाई की इकाइयाँ हैं, 80% गिरावट आई है, 20% कारोबार रह गए। अनलॉक के बाद भी फैक्ट्री चालू नहीं हो पा रहा है और बाज़ार की हालत नहीं सुधरी तो पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। ये खबर गाज़ियाबाद की है। ये चिंता, और ये यहाँ गाज़ियाबाद की है, अगर देखेंगे तो देश भर की चिंता है। सत्यन जैन का एक बयान हर अखबार में छपा है। कोरोना का सामुदायिक प्रसार शुरू हो गया है, जिसको कम्युनिटी स्प्रेड कहते हैं, वो शुरू हो गया है। ये भी चिंता की बात है, लेकिन मुझे लगता है हम लोग उसके प्रति अभ्यस्त और लापरवाह भी होते जा रहे हैं। उस लापरवाही का खामियाजा हम देखते रहते हैं। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह की धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। उन्होंने संसद में, राज्यसभा में यह मामला उठाया था। पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था 20 तारीख को, लेकिन अब उन्हें वक्त दिया गया है कि संसद सत्र खत्म हो तब आए। लेकिन फ़िलहाल सवाल ये है कि क्या उन्होंने इतना बड़ा अपराध किया, अगर कोई सर्वे करा रहे थे कि उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज किया जाए, ये सवाल है। ये खबर है। उसके बाद PM केयर्स फंड को लेकर महुआ मोइत्रा ने कुछ सवाल उठाए। एक खबर कुछ अखबारों में छपी है, जो अनुराग कश्यप हैं उन पर अचानक एक अभिनेत्री ने उनके खिलाफ आरोप लगाए हैं मीटू का, और मामला पुराना है। उनका एक वीडियो देख रहा था, जिसमें जो वीडियो वायरल है, जिसमें कहें 2014 या 15 का मामला है। तो 2014 या 15 मतलब वो मामला भी वो नहीं बता पा रही थी कि कब का है, लेकिन खैर वो उनके खिलाफ मामला, अनुराग के खिलाफ
मामला मीडिया में बहुत चल रहा है, चूँकि उन्होंने आरोप लगाए हैं। अब देखना है कि इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें बहुत पॉलिटिकल एंगल भी सामने है और कुछ राजनीतिक दल और कुछ महिला संगठन लगातार अनुराग के खिलाफ मामला दर्ज करने और कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। देखना है क्या होता है। और ये अनुराग कश्यप का कहना है कि चूंकि वो लगातार बीजेपी के खिलाफ मुखर थे, लगातार कंगना रनौत पे की मंशा पर सवाल उठा रहे थे, इसलिए उन्हें बदनाम करने, फंसाने या किसी तरह से उनके खिलाफ एक साजिश रची गई है। और ये है पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, और पायल घोष ने ट्वीट करके टैग करके प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय को भी टैग किया है, अनुराग पर कार्रवाई की मांग की है। और ये सब इसलिए भी हुआ कि रवि किशन ने जो संसद में बयान दिया था बॉलीवुड के बारे में, ड्रग के बारे में, उसका भी विरोध किया अनुराग ने। अनुराग कश्यप ऐसे निर्देशक हैं जो लगातार बहुत ही आक्रामकता के साथ सरकार का विरोध करते हैं, सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं, सांप्रदायिकता का विरोध करते हैं, और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें मुखर होकर छात्रों के साथ, बेरोजगारों के साथ, CAA का विरोध करने वाले जामिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ वो नज़र आते हैं। उनका कहना है कि यही वजह है कि उनके खिलाफ इस तरह के मामले में उन्हें फंसाने की कोशिश हो रही है। तो ये है दोस्तों, मोटे तौर पर जो खबरें मुझे दिखी उसका जिक्र मैंने कर दिया। अब फिर कोशिश करूंगा, अगर शाम को कोई दूसरी खबरें, कोई ऐसी जानकारी होगी तो शाम के वीडियो में फिर मुलाकात होगी। फिलहाल आज का वीडियो ख़त्म करता हूं दोस्तों। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। फिलहाल नमस्कार।